call to the IIC activity on how to plan for startup legal and ethical steps. Startup India was a campaign that was first addressed by the Prime Minister Narendra Modi on 15 August 2015 at Red Fort, New Delhi. This campaign was introduced under the Government of India as an initiative to develop over 75 startup support hubs in the country. Startup India scheme is a very important scheme that was launched on 16 January 2016 with an aim to promote and support the startup in India by providing bank finances. It was inaugurated by former Finance Minister Arun Jaitley sir. Organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, the major objective of Startup India is to discard some of the restrictive state government policies. So today we are blessed to have amongst us Advocate Pawan Chaudhary sir, who will be explaining his experiences and knowledge with us. Sir will speak on how to plan for startup and other legal and ethical steps required for the formation of a startup. Heartiest welcome to you, sir. I now invite you to the dais for further proceeding with the session. Hello, sir. Hi, Advocate Pawan Chaudhary. आप लोगों ने जैसे देखा होगा भी पता होगा, सुबह से आप लोग वेट कर रहे थे, सोने की आज मेरी वजह से थोड़ा डिले हो गया, वेट करना पड़ा। स्पेशली थैंक टू द डायरेक्टर, टीम सर, HOD एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ बुलाने के लिए। बहुत टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से। So even without mic, I think I am audible to all of you. Yeah. Generally, what is startup? आप लोग समझते हैं क्या होता है स्टार्टअप, क्या होता है? कोई है, कुछ आइडिया है किसी को? What is startup? No idea? Raise your hand. जिसको पता है, just raise your hand. आपको पता है? बताइए। स्टार्टअप से क्या समझते हैं? कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है उससे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करके कोई भी अपना स्टार्टअप यानी कोई भी नया इनोवेशन करने की टेक्निक बनाना या फिर लीगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ स्टार्ट करना। कोई बिजनेस नया अपना जिसके आप ऑथराइज खुद है, आपके पास उसकी अथॉरिटी है। ओके, आपका अपना भी हो सकता है और ग्रुप्स में भी हो सकता है। MSMEs का वर्ड सुना है आप लोग? MSME के बारे में जानते हैं? MSME क्या होता है? किसी को पता है MSME? Micro, small and medium entrepreneurs. Right. Enterprise. So आपको MSME और स्टार्टअप के बीच में डिफरेंस के बारे में पता है? बिकॉज MSME भी एक स्टार्टिंग है एंड इवन स्टार्टअप इज ऑल्सो स्टार्टिंग। इनके बीच में एक डिफरेंस है, आपको पता है वो डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले स्टार्टअप को समझेंगे हम लोग यहाँ से। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो बिजनेस पहले से ही मार्केट में प्रिवेलिंग है, then that is MSME। वो आप कितने स्तर से शुरू करते हैं, आपके कितने टर्नओवर से आप शुरू करेंगे, कितने की मशीनरी, कितने इन्वेस्टमेंट उसमें प्लान करते हैं, उस बेसिस में वो डिफाइन होगा कि वो माइक्रो है, मीडियम है, स्मॉल है या क्या है। बट इन केस आप कोई न्यू चीज, नई इनोवेशन, नई बिजनेस टेक्निक्स मार्केट में लेकर के आते हैं एंड देन उसके ऊपर में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट बेसिकली इज स्टार्टअप। ठीक है? स्टार्टअप के अंदर छोटी मोटी रेगुलेशंस होती हैं। कोई एग्जांपल आप बता पाएंगे? स्टार्टअप का कोई एक एग्जांपल छोटा मोटा? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे प्लास्टिक है,
प्लास्टिक को डिकम्पोज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हैसल है, राइट? वो प्लास्टिक जब हम डालते हैं, लैंड में डालेंगे उसे भी बेकार कर देगा, कहीं और डालेंगे उसे बेकार करेगा, बर्न करेंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। देन इसके लिए कंपनी स्टार्ट हुई और उन्होंने प्लास्टिक से रोड्स बनाने शुरू किए, प्लास्टिक के ब्रिक्स बनाने शुरू किए जो कि काम आए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, जिसकी मजबूती नॉर्मल आपकी ईंट से ज्यादा अच्छी थी। रोड्स जहां पे बना रहे थे तो रोड में जो आप नॉर्मल कंक्रीट रोड बनाते हैं उनसे उनकी मजबूती ज्यादा अच्छी थी प्लास्टिक की, एंड इवन उसका जो लाइफ स्पैन है रोड का वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तो बेसिकली आपने एक नई चीज के साथ में एक नई शुरुआत करी और आपने एक मटेरियल को डिकम्पोज नहीं किया। दिस इज द स्टार्टअप। न्यू इनोवेशन होना, एक नई चीज के साथ में काम करना और यूटिलाइज चीजों को इस तरीके से करना कि वो गलत ना जाए। अगर हम उसी प्लास्टिक को बर्न करके कुछ और चीज बनाने शुरू करते हैं which might affect our environment, तो वो किसी काम का नहीं है, राइट? तो स्टार्टअप बेसिकली होते क्या है कि स्टार्टअप जब आप काम करेंगे तो किसी भी स्टार्टअप में आपको हमेशा ध्यान देना है कि देयर शुड बी एन इनोवेशन। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो पहले से मार्केट में प्रिवेलिंग है। जो स्टार्टअप्स की मुहिम शुरू हुई इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं, एंड आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मेजरली लोग अपनी कंपनीज को स्टार्टअप में रजिस्टर कराने के पीछे लगे रहते हैं। कल आप यहां से जब लॉ पास आउट करके निकलेंगे, आपको भी जो बिजनेसमैन लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कुछ लोग नए काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आपको भी अप्रोच करें एंड दे माइट आस्क यू कि भैया मेरा स्टार्टअप रजिस्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, व्हाट विल बी द फीस एंड ऑल, और इसके अलावा मुझे क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है? तो आपको उन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज स्टार्टअप, स्टार्टअप कैसे होगा, इनोवेशन से होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई कंपनी 10 साल से पुरानी है, then that company cannot register itself as a startup। भले ही उस कंपनी ने पहले कुछ और बना रही थी, आज नई चीज बनानी शुरू कर दी है, बट आप उस कंपनी को स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते और उसको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता। ये चीज आपको पता है कि टैक्स का पूरा बेनिफिट मिल जाता है 10 साल तक का स्टार्टअप में। जनरली जो कंपनीज में टैक्स होता है, बट इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप तो फिर आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। सो स्टार्टअप्स के पीछे तो बहुत लोग लगे हुए हैं, स्टार्टअप्स के लिए भी चीजें भी करनी पड़ेगी। अब स्टार्टअप्स किस तरीके से होते हैं, कैसे होने चाहिए? कोई भी पर्सन, कल को आप भी ऐसे लॉयर जाएंगे या एज ए लीगल कंसल्टेंट बनेंगे किसी के, बहुत लोग होते हैं, आइडिया सबके पास आते हैं माइंड में, आते नहीं आते हैं। कोई सोचता है मैं ये करूंगा, कोई सोचता है मैं ऐसा कुछ बना लूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगा, सबके माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है। बट व्हाट मैटर्स इज कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, रियली आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एग्जीक्यूशन एक अपने आप में इश्यू है। देन एग्जीक्यूशन के समय पे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेदर इट इज लीगल और नॉट। आपने छोटा सा एक एग्जांपल सुना होगा, एक ऐप लॉन्च हुआ है, ये आपको बता रहा हूं, मैं भी बहुत जगह पढ़ा है नहीं पढ़ा, दैट इज ब्लाब्ला है। यूज किया है किसी ने? ब्लाब्ला कार्स वाला एक ऐप आया है, यूज किया है? किया है। इजी, बड़े सस्ते दरों में आप इधर से उधर ट्रैवल कर लेते हैं उसमें, राइट? अब उसका पर्पस क्या है? ब्लाब्ला कार्स के अंदर में आप कहीं भी जा रहे हैं, एक जगह से आपको बुक करना है अपनी राइड को, एंड देन दूसरी जगह पे आप जा रहे हैं, आप किसी को कनेक्ट कर लेंगे कि आप पे कर दीजिएगा और हम यहां से यहां ट्रैवल करने जा रहे हैं। सिंपल, बेसिकली अगर जिसके पास में कार है तो वो ड्राइविंग के लिए उससे चार्ज कर लेगा, अपना एरिया जहां पहुंचाना है पहुंचाएगा उसको। यही तो होता है ब्लाब्ला, यही होता है। और ब्लाब्ला बेसिकली जो यूजर्स हैं वो कौन है? दे आर प्राइवेट कार यूजर्स, ठीक है? दे आर प्राइवेट कार यूजर्स।
they cannot use their car commercially. और यहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और आप चार्ज करके किसी से बेसिकली पूरा चार्ज आप ले रहे हो। आप आज की डेट में थोड़ा बहुत हिडन है कि आपने ऐप पे ले लिया, यूपीआई पे ले लिया, कैश ले लिया, अभी आप कैश लिमिट्स में नहीं आ रहे हो तो वहां फंस जाओगे। आपको पता है पंजाब के अंदर में ब्ला को बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से, और कितने ही उन लोगों के चालान कटे हैं जो लोग ब्ला यूज कर रहे थे। तो आइडिया माइंड में किसी के भी आ सकता है, एग्जीक्यूशन भी एक बार वो हो सकता है, बट बिफोर डूइंग ऑल दैट whether that execution is legal or not, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है एक लॉयर की, एक लीगल कंसल्टेंट की, जो इस बारे में बताएगा कि ये लीगली सही है कि नहीं। अच्छा, अब आपका आइडिया के साथ साथ में, आइडिया के साथ प्रोसेस जो होगा, देखिए बहुत लोग होंगे इस लॉयर फील्ड से जाने के बाद में कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग एडवोकेट बनेंगे, हो सकता है आप लोग कोई जुडिशरी में चला जाए, कहीं आप लीगल कंसल्टेंट बनेंगे, कोई एकेडमिक्स में आ जाएगा, ये सब चीजें करेंगे। बट स्टिल सबसे मेजर चीज, आप किसी भी डायरेक्शन में रहिए, कहीं भी रहिए, आपको लीगली साउंड होना होगा और आपको लीगल एडवाइस पता होनी चाहिए, वरना आप ना अपना भला कर पाएंगे ना किसी और का भला कर पाएंगे। तो जब भी कभी कोई स्टार्टअप प्लानिंग होगी, सबसे पहले क्या है कि एंड रिजल्ट जो वो एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस लीगल है या नहीं है, दैट हैज टू बी चेक्ड, राइट। उसके बाद में सेकंड चीज क्या आएगी? सेकंड चीज, जिस प्रोसेस से काम हो रहा है वो प्रोसेस बेसिकली लीगल है कि नहीं। दूसरा तरीका ये होगा, अभी इसके बारे में एक चीज और आएगी। रिसेंटली एक मैटर चल रहा था, आप लोग में से कितने लोग हैं जो बिनांस या इन चीजों को यूज करते हैं, यूएसडीटी वगैरह पे ट्रेडिंग करते हैं? जानते हैं बिनांस वगैरह को? जानते, नाम सुना है? सुना है? यूएसडीटी समझते हैं? क्रिप्टो करेंसी समझते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि बिनांस एक इस तरह का ऐप है जो बेसिकली आप उस पर क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी परचेज करने के बाद मार्केट में इधर से उधर आप सेल करते हैं उसको। आप चाहे इंडिया में हैं, चाहे फॉरेन में हैं, कहीं से भी कोई भी पर्सन परचेज कर सकता है। आपको एक यूनिक अदर पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है जब आपको सेल करना है। आप उससे परचेज करेंगे, डायरेक्टली यूएसडीटी आपकी ट्रांसफर होगी और वो उस पर्सन को आप डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में इंश्योर कर देंगे बिनांस ऐप को कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। ये एंटायर प्रोसेस जो आपने सुना, इज इट लीगल और नॉट? बताइए। आ रहा है किसी को समझ? भाई समझ नहीं आ रहा, आप लोग डिस्कशन कर रहे हो कि अपनी बातें कर रहे हो? बिनांस ऐप के जो ट्रांजैक्शंस का तरीका मैंने बताया, क्या वो आपको समझ आ गया? यस और नो? यस सर। तो आप मुझे बताइए, इतने आप लोग भी समाज में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, लॉ भी कुछ हद तक आप लोगों ने पढ़ी लिया है, इज इट लीगल और नॉट? आपको पता होगा इसी तरीके से दूसरी बात कि हम कोई यूएसडीटी खरीद लें या कोई साबुन का टुकड़ा खरीद लें, कागज का टुकड़ा खरीद लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, हमने यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी अपने नाम से करेंसी बना दी, जो आप समझते होंगे पुराने टाइम पे कई बार ऐसा होता था कि मदर डेयरी में आप जा रहे हैं, डेयरी में जा रहे हैं, दूध वाला तो आपको एक टोकन दे देता था, ठीक है, दाने से क्रिप्टो करेंसी हो रहा है, ठीक है, बट वो उसी के यहाँ चलेगी। तो आप आधे लीटर का एक टोकन है, 2 लीटर का एक टोकन है, 1 लीटर का एक टोकन है, उसकी वैल्यू इज इक्विवेलेंट, सॉरी, just like barter system.
नो इट्स नॉट बार्टर बेसिकली। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से ये है कि जैसे पैसा आपने इन्वेस्ट किया, आपने 2 लीटर दूध के पैसे दिए तो आपको 2 लीटर का टोकन दे दिया, पैसा दिया आपने, दैट इज नॉट बार्टर। आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद में यू आर हैंडेड ओवर विद टोकन। आप भी किसी जगह पे आप चले जाइए, जनरली कई सारे शोरूम्स हैं, इस तरह से हैं, कहीं पे जाते हैं ते आपको टोकन दे देते हैं, काउंटर से आपको टोकन मिल जाएगा, दैट टोकन इज टू बी हैंडेड ओवर टू द कंसर्न पर्सन जहां से आप डिलीवरी लेंगे अपने सामान की। भाई आप 2 समोसे लेने जाइए तो उसके लिए टोकन दे देगा अंदर से, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा ₹20, ₹10, ₹40, बट वो क्या इंडियन करेंसी है? दैट इज नॉट द इंडियन करेंसी, बट दैट इज, उसके लिए वो क्रिप्टो करेंसी है। आज आप 40 रुपए अपने पास में वो टोकन डाल लीजिए, कल को आप वापस आके बोलेंगे सर ये क्रिप्टो करेंसी तुम्हारी 40 रुपए का टोकन है, मुझे नहीं लेना, सामान वापस दे दो। You can refund it, but you can refund it to that person or the any other person who is purchasing the product from him. वहीं पे चलेगा। तो सिमिलर सिस्टम ये है कि आप बेचने को कुछ भी बेच दीजिए, आप पैसा जब दे रहे हैं तो आपको क्रिप्टो मिल रहा है, आपको एक करेंसी मिल रही है जो उनकी अपनी करेंसी है, बेच सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। दूध लिया नहीं लिया वो एक बात की बात है, समोसा खाया नहीं खाया बात की बात है, बट आपने जैसे ही काउंटर पे पेमेंट करी आपको टोकन मिल गया, ठीक है। अब इस टोकन को हम मार्केट में सेल करेंगे। मान लीजिए हो सकता है ये समोसा कल को 15 रुपए का आज अगर मिल रहा है, कल को 20 रुपए का मिलना शुरू हो जाए, आप तब तक टोकन हाथ में लिए बैठे हैं, और जिस दिन 20 का हो जाए आप उस टोकन को रिफंड कर दें या किसी दूसरे पर्सन को दे दें, बोलेंगे लाइए 20 रुपए दे दो और समोसा आपका हुआ। समझ रहे हैं? यही है क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं है ना? यानी कि जो प्रोसेस है, स्टार्टअप का जो प्रोसेस है यहाँ पे, वो फाइनल एंड प्रोडक्ट इज लीगल। लेकिन अब उसके बाद में क्या हो रहा है, वहां पे ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं? ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको एक नॉमिनेट पर्सन कर दिया जाएगा जिससे आप डायरेक्टली परचेज करेंगे, एंड वो जहां से भी आपको जहां से आप परचेज करेंगे उसके बाद में वहीं से आपको वो पर्सन या वो कंसर्न पर्सन डायरेक्टली आपको पेमेंट ट्रांसफर करेगा। अब अगर बारीकी से समझें, पहले मैं एंड बता देता हूं, इस तरह के कितने ट्रांजैक्शंस हैं जिसपे साइबर सेल आज की डेट में उनके अकाउंट सीज कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे गलत ट्रांजैक्शंस होते हैं। बेसिकली अभी आप लोग हवाला समझते हो? हवाला समझते हैं? नहीं समझते हैं? अगर मान लीजिए यहां से आपको कुछ रुपया ट्रांसफर करके मुंबई पहुंचाना है, यहां से कुछ रुपया ट्रांसफर करके मुंबई पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? यूपीआई। अगर आप करेंगे तो उसमें टैक्स लग जाएगा आपके अकाउंट में डाल के, थोड़ा बहुत अमाउंट है तो कर देंगे। मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपए पहुंचाने हैं और टैक्स भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो हवाले का काम किस तरीके से होगा? टैक्स लगाएंगे तो सारा पैसा कट जाएगा टैक्स पे। हवाले में क्या करेंगे, यहां से कंसर्न पर्सन बैठते हैं बाजार में, जो आपको 10 करोड़ रुपए आपको उनको देना है कैश में, वो बदले में आपको कोई ना कोई या तो शोरूम बता देंगे, या आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि नोट का टुकड़ा हिस्सा काट के दे देते हैं और वो पहुंचाना होता है, और वो दूसरा पर्सन जिसको लेकर के मुंबई के किसी ऐसे ही दूसरे भाई पे पहुंचेगा तो वहां से उसको 10 करोड़ उसका रिसीव हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं आया, कहीं पे नोटिस नहीं हुआ, टैक्स कोई पे नहीं हुआ, और पेमेंट जिसको होनी थी कैश रूप में हो गई। बट अगर 10 करोड़ रुपए को आप गाड़ी में रखकर ले जाते तो हो सकता था आप पे छापा पड़ जाए, चेकिंग हो जाए, वो पैसा भी सीज हो जाता। तो इसको ओवरकम किस तरीके से किया गया? हवाले के जरिए। अब हवाला इसी को और थोड़े से ब्रॉड लेवल पे जब चले जाइए कि अगर किसी बच्चे को कोई फैमिली में कोई ऐसा है जो फॉरेन में जॉब करता है या काम करता है कोई? आप लोगों की फैमिली में कोई है पर्सन कंसर्न? आपकी फैमिली में है? कौन है? फादर है। फादर जब आपके वहां से कुछ पेमेंट ट्रांजैक्शन यहां भेजते हैं इंडिया में, आपको पता उसमें से कितना परसेंट कट जाता है? नहीं पता? पूछिएगा अपने फादर से।
तो इसी तरीके से कि अगर आप फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, वहां से पेमेंट आप यहाँ पहुंचाएंगे, तो आपको एक्सचेंज, उसके अंदर में आपका एक्सचेंज अमाउंट के अलावा कमीशन भी काटेगा, टैक्सेस भी काटेगा। मार्केट में अगर आप जाकर के देखेंगे तो जो डॉलर, मान लीजिए आप यूएस डॉलर अगर 85-86 रुपए की कीमत रख रहा है, तो जब आप एक्चुअल में उसको कन्वर्शन करके यहाँ पे लाएंगे वो आधा ही रह जाएगा। वहां से अगर वहां से भेजेंगे तो उसमें टैक्सेस वगैरह तमाम चीजें कट रहेंगी। ठीक है, अब इसको रेगुलेट करने के लिए इसी तरह से हवाले का बिजनेस अगर शुरू कर दिया जाए कि वहां से कोई ऐसा पर्सन हो, जो बेसिकली चलता है बाजार में, कि वहां से वो पर्सन आपने यूएस डॉलर वहां दिए और इंडिया के अंदर आपकी फैमिली पे करेंसी में नोट INR पहुंचा दे, तो आपके टैक्सेस बच गए, कमीशन बच गए, दैट इज हवाला। ठीक है, एंड हवाला अपने आप में क्राइम है। सिमिलर फिनांस एक्ट में सिमिलर चीजें हो रही हैं। आप किसी भी कंट्री में बैठ के यूएसडीटी परचेज करेंगे, डॉलर्स में परचेज करेंगे, एंड देन सिमिलर अमाउंट ऑफ यूएसडीटी आप इंडिया में सही कर देंगे और इंडिया के ही कंसर्न पर्सन से आपको INR रिसीव हो जाएगा। समझ गए? सो बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है, यूएसडीटी अपने आप में कोई कमोडिटी नहीं है, कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो अभी तक इंडिया में लीगलाइज हुई हो। तो जब तक लीगलाइज अगर नहीं हुई है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं जा सकता, और जब तक टैक्सेशन नहीं जाएगा, इंडियन रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो नहीं चढ़ेगा, तो आप उसको यूज कर रहे हैं एज ए हवाला। तो अभी दो एग्जांपल आपने देखे कि एक जगह ब्लाब्ला ऐप है जो एग्जीक्यूशन ही इनका इलीगल है, दूसरी जगह बिनांस है जिनका एग्जीक्यूशन का जो वे है, जो रास्ता है, वो इलीगल है और उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो यहाँ पर बैठ करके आप लोग इन्वेस्ट करते हो, परचेज करते हो, यूएसडीटी परचेज कर डाली। अभी रिसेंटली आज ही हमारे पास एक क्लाइंट बैठा था, उससे 5 लाख रुपए की यूएसडीटी खरीदी एंड इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं और वो भी खुद इंटेलिजेंस वाला है। इससे उनका अकाउंट सीज हो गया और उन पे 91 का नोटिस आ गया अरेस्टिंग के लिए। तो आपको पता हो कि एक चीज कोई ब्रॉड लेवल पे काम कर रही है, बिनांस अब बहुत पॉपुलर हो गया, ब्रॉड लेवल पे चल रहा है, या ब्लाब्ला पॉपुलर हो गया। पॉपुलैरिटी डजंट मीन कि इट इज लीगल। कई बार सामने होने वाले, कई बार नहीं बहुत बार सामने होने वाली चीजें ही इलीगल होती हैं अगर आप उनको ढंग से पेनिट्रेट करके देखेंगे। पीछे आप लोग जो बैठे हैं, आप डिस्कशन थोड़ा बाद में कर लीजिएगा। सो बेसिकली जब आप अपने लीगल एप्टीट्यूड से इन चीजों में पेनिट्रेट करना सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी आप एक काबिल लॉयर भी बन पाएंगे और लीगल एडवाइजर भी बन पाएंगे। या फिर अगर कल को अपना आप स्टार्टअप भी शुरू करते हैं तो भी लीगल तरीके से स्टार्टअप कर पाएंगे, या अपने फ्रेंड या किसी को भी सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट एक और चीज है, आप लोगों के पास में देखा होगा कई बार कॉल्स आते हैं कि लोन की जरूरत है क्या, क्रेडिट कार्ड की जरूरत है क्या है। एक और इसके अलावा ये भी होगा, जैसे कि अब AI का जमाना है, AI के अंदर में जब आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं या आप फेसबुक वगैरह पे जा रहे हैं, तो आप कोई भी एक ऐड ओपन करेंगे। ऐड ओपन करने के बाद में कंसर्न एप्स आपको चीजें दिखानी शुरू कर देती हैं, जो आप लेना चाहते हैं, जो आपने एक बार ऐड ओपन किया वही आपको दिखना शुरू होगा। और ये भी होता है कि उससे कंसर्न चीजें बेचने वाला आपको 2 दिन में हो सकता है कोई कॉल भी आ जाए इंडिया मार्ट वगैरह से कि साहब आप इस तरह की चीज ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे। वो क्या है बेसिकली, दैट इज नॉट एक्चुअली स्टॉकिंग। बट जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिकली जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, देन जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है किसी की,
which usually अगर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है। आईटी एक्ट पढ़ा है भी आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, पढ़िएगा तो आप उसमें समझ जाएंगे। आईटी एक्ट के अंदर में आईटी रूल्स हैं। आईटी रूल्स आपको बताते हैं व्हाट इज पर्सनल डेटा एंड व्हाट इज सेंसिटिव डेटा। पर्सनल डेटा या सेंसिटिव डेटा अपने आप में लीक करना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए 5 साल की सजा है। अगर आपने कोई ऐप लॉन्च किया एज ए स्टार्टअप, बहुत लोग ये करते हैं कि फ्री में ऐप बना दिया, गेम खेल रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन आइए डालिए, और फिर वो जब भी आप वहां पे जैसे ही लॉगिन करते हैं आपकी सारी डिटेल्स उसके अंदर चली जाती है, और वो ऐप्स वाले उन डिटेल्स को मार्केट में सेल कर देते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमारा कंज्यूमर है, हमारा जो कस्टमर है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेशली सेंसिटिव एंड पर्सनल, दोनों इंफॉर्मेशन हमें सेव करके रखनी होती है। थर्ड पार्टी को हम ट्रांसफर या बेच नहीं सकते विदाउट देयर इंफॉर्मेशन, विदाउट देयर एक्नॉलेजमेंट। एंड जो इंफॉर्मेशन हम यहां पे हमें मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन हम उसी चीज के लिए यूज करेंगे जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन ने दी है। दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर थिंग लाइक एडवर्टाइजमेंट्स। इन चीजों के लिए आप ना सेल करेंगे ना कुछ और दे सकते हैं, दैट इज ए क्राइम। बट स्टिल इस तरह की कंप्लेंट्स भी हुई पहले, बहुत सारी चीजें उठी, बट आज की डेट में कुछ लोग हैं जो अपनी ऐप बनाते हैं, और ऐप बनाने के बाद में अब तो बहुत चीजें टेक्निकली साउंड हो गई है। अदरवाइज मार्केट में पहले ऐसे ऐप भी आते थे जिनको आज भी है, बट उनको लाइक आप प्ले स्टोर वगैरह में डालेंगे तो वो जब तक वो चीजों की क्वालिटी नहीं चेक कर लेते हैं वो उसको अलाउ नहीं करते कि वहां पे डाउनलोड हो। लेकिन इसके अलावा ऐसी ऐप्स हैं जो आपको लोग अपनी वेबसाइट से लिंक के जरिए भेजते रहते हैं, और वो उनका काम क्या है? उनका काम है आपका मोबाइल से आपका पूरा डेटा स्टील करना, और स्टील करके उसके रिकॉर्ड को निकाल करके बाहर मार्केट में बेच देना। इसी तरीके से आपके पास किसी भी बिजनेस में अगर कोई कस्टमर भी आ रहा है तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसके सेंसिटिव डेटा और उसके पर्सनल डेटा को सही से प्रोक्योर करना, और ना केवल प्रोक्योर करना, आईएसओ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिन लेवल के ऊपर में आपको सर्टिफिकेट लेके बैठना पड़ेगा कि आईएसओ 65001 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अंदर आपके पास इतने एहतियात होने चाहिए कि कोई भी डेटा आपके पास सर्वर में है तो वो लीक नहीं होगा। अगर आप क्लाउड वगैरह पे रखते हैं, चीजों पे रख रहे हैं तो अच्छी बात है, उन लोगों के पास ऑलरेडी है, बट अगर आप अपना पर्सनल सर्वर भी मेंटेन करते हैं, आपकी पर्सनल ऐप यूज करते हैं, दैट हैज टू बी सर्टिफाइड। तो आइडिया बेसिकली किसी के माइंड में भी आ सकता है, बट छोटे छोटे स्टेप के बाद कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ लगा दिया, और पता चला कल को धंधा बंद हो गया क्योंकि चीजें इलीगल हो रही थी, या उनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन इलीगल था, या उसके अंदर में मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था कि डेटा स्टील हो रहा है, डेटा इधर से उधर हो रहा है, इस तरह की चीजें। सो स्टार्टअप, एक और चीज आती है, आप लोग क्योंकि लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, अभी आप लोग कौन से ईयर में हैं? सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट, थर्ड, ओके, मिक्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक पर्सनल एडवाइस और बता रहा हूँ जो आपके करियर के लिए बहुत काम आएगी। देखिए, जब भी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, या तो कहीं पे जॉब भी करेंगे, जो मोस्टली चांसेस है जॉब करें, लॉयर बने, सब करेंगे। लॉयर बनना इतना आसान नहीं है। आप लोगों की फैमिली में कोई लॉयर है? कोई नहीं है। फर्स्ट जनरेशन बने रहना तो और भी मुश्किल है। मैं आपको पहले थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी लॉयर नहीं था, मैं अपने आप में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ।
लेकिन डिपेंड करता है। और मेरे साथ में कितने, मेरे कॉलेज में भी थे, मेरे आस पड़ोस में भी थे। जब मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मेरे साथ में भी बहुत लोग थे जो इवन फर्स्ट जनरेशन के साथ साथ के सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन लॉयर भी थे। बहुत लोग ऐसे हुए जो पीछे निकल गए, खत्म हो गए, एडवोकेसी खत्म कर दी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से काम करते हैं, कितना लीगली आप साउंड नॉलेज अपनी गेन करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। आज मैं अपनी लॉ फर्म है मेरी खुद की, इसके अंदर कई सारे लॉयर्स हैं जो काम करते हैं, कई सारे लोग बच्चे हैं जो इंटर्नशिप्स भी करते हैं। मेरा नोएडा में भी ऑफिस है, ग्रेटर नोएडा में भी ऑफिस है, सुरेशपुर कोर्ट में भी हमारा चैम्बर है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा चैम्बर है। और इसके अलावा ऑल ओवर द कंट्री, मैं खुद अगर अपनी पर्सनल बात करूं टीम को हटा के, तो मैंने छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, इलाहाबाद, पटना, चंडीगढ़, मुंबई, कितने की जगह ही मैंने पर्सनली जाकर के केसेस हैंडल किए हैं। तो देखिए, जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास स्ट्रगल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। कुछ लोग होंगे जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं करते और साइड मुड़ जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइए, उस फील्ड में जाने के बाद अगर आप चैलेंजेस को बाकायदा जवाब दे पाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के अभी शुरू बताता हूं कि मान लीजिए, देखिए अब एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हम लोग लेते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री हर तरीके की होती है, नाम यहां पे नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप भी करते हैं रियल एस्टेट में, कुछ क्लाइंट होते हैं जो छोटे लेवल पे भी काम करते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे भी काम करते हैं। बड़े रेप्यूटेड बिल्डर्स भी मेरे क्लाइंट हैं और बहुत छोटे लेवल पे काम करने वाले रियल एस्टेट के, वो भी मेरे क्लाइंट हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, आपको पता है या नहीं पता है कि यहाँ पे यमुना वगैरह की लैंड होती है, एमएलसी लैंड होती है, उसकी आबादी में भी या आबादी से ज्यादा कट के जो एमएलसी लैंड होती हैं उनमें प्लॉटिंग कर डालते हैं। पता है आप लोगों को? मार्केट में कई बार सुनते हो बड़े सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, आ जाइए 1.5 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में प्लॉट्स मिल रहे हैं। वो लैंड कितनी जेन्युइन है, कितनी नहीं जेन्युइन है, और अच्छे अच्छे लोग उन स्कैम्स में फंसते हैं। हालांकि ये एक एडवाइजेबल चीज है कि जब आप लाखों रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो एटलीस्ट आप एक लॉयर से उसका पूरा इंस्पेक्शन करा। और इंस्पेक्शन के लिए अभी मैं इस बात को कवर करूंगा, जब रियल एस्टेट में किसी तरह का कोई इंस्पेक्शन होता है या लैंड इंस्पेक्शन होता है, तो अब जो छोटे लोग हैं, जो छोटा स्टार्टअप कर रहा है रियल एस्टेट पे, वो बेसिकली स्टार्ट कौन करता है कि प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। जी, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई कुछ है, आपके पास ना इंजीनियर है, ना आर्किटेक्ट है, कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। अक्सर देखा होगा कि किसी गांव के अंदर में कोई आदमी खड़ा हुआ, सोचा उसने थोड़ी बहुत जमीन यहाँ रेट बढ़ रहे हैं और प्लॉटिंग कर देंगे, यहाँ पे रेट अच्छे मिल जाएंगे, तो वो वहां पे प्लॉटिंग शुरू कर देता है। अब प्लॉटिंग करने के बाद में उस पर कितने नियम, कितने कानून है, वो उनको जानने के लिए बहुत बड़ी लॉ फर्म्स के पास या बहुत बड़े एडवोकेट के पास नहीं जाएगा। वो जाएगा जो स्टार्टिंग या फ्रेशर्स करने वाले लॉयर्स हैं, या तो वो उनसे पूछेगा या फिर वो कुछ ना कुछ गलत ही करेगा। तो आप एक स्टार्टिंग से भी अगर जाएंगे, एक बेसिक पर्सन भी अगर आपको कोई अप्रोच करता है रियल एस्टेट की फील्ड में भी, तो हो सकता है कि वो एक स्टार्टअप वाला हो, या फिर हो सकता है कोई अच्छी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में प्रिवेलिंग है, जो मार्केट के सही मानिए के मगरमच्छ हैं, वो लोग आपको रिक्रूट करें। कमी दोनों में एक होती है, स्टार्टअप करने वाला रियल एस्टेट के पर्सन को पता नहीं होता कि वहां पे कोई लीगल क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक बार फंस जाएगा, उसके बाद आपसे एडवाइस लेना शुरू करता है। और रियल एस्टेट की जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको पता है कि वो गलत कर रही हैं, बट वो लीगली आपसे पूछेगी गलत को सही तरीके से कैसे करना है, सोचा देखे ना। तो हो सकता है आप किसी भी फील्ड में जाएं, यहाँ इस एरिया में जहां आप बैठे हैं, आप
रियल एस्टेट हब भी है। रियल एस्टेट के यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं, और कितने लोगों ने, कोई आप लोगों में से ऐसा है जिसने यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बुकिंग किए हुए हैं और जिनके फ्लैट मिले नहीं हो? तो ये सिचुएशन है। इवन अगर बिल्डर्स हैं, बना रहे हैं फ्लैट, तो भी उनको लीगल एडवाइजर चाहिए, और बना के दे दिए तो भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करने के लिए लीगल एडवाइजर चाहिए। और अगर नहीं दे पाए तो अलॉटीज केस करेंगे, अलॉटीज को भी लीगल लॉयर चाहिए, और उस साइड पे ऑपोजिट पार्टी बिल्डर की तरफ से फाइट करने आएगा लॉयर, तो उनको भी लॉयर चाहिए। इस मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, यहां से आप नोएडा से शुरू कर दीजिए तो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन एरिया से होते हुए लाखों फ्लैट्स हैं जो यहां पे बने। तो आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है आपके पास और कितना बड़ा स्कोप है, जिसमें हर तरह की कंपनीज हैं, छोटी कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनीज में अपने फ्लैट्स लॉन्च किए हुए हैं। आप शादी की तरफ चले जाइए, छोटे छोटे बिल्डर्स वहां से बैठना शुरू होते हैं। इसके बाद में आप गौर सिटी आप आ जाइए, गौर सिटी में गौर ने बड़ी लैंड चंक को प्लान लेकर के पीस ऑफ पार्सल्स छोटे बिल्डर्स को सही कर दिया, एमओयू कर लिया कि तुम लोग बना लो। लेकिन सभी को लीगलाइज चीजों को करने के लिए उनको लीगल एडवाइजर हमेशा मस्ट होता ही होता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं जाने से पहले, आप किसी भी फील्ड में काम करिए, कल को आप किसी भी एरिया में जाएंगे, चाहे आप, मैं एग्जांपल रियल एस्टेट से आपको देना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों को ये पता है कितने तरीके के लॉयर होते हैं? लॉयर्स कितने तरीके के होते हैं आपको पता है? किसी को कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल भी? किसी ने इतना तो सुना होगा कि ये सिविल लॉयर है, ये क्रिमिनल लॉयर है, सुना होगा इतना? रेवेन्यू लॉयर सुना है, कॉर्पोरेट लॉयर सुना है, ठीक है? तो ये जितने वर्ड्स आपने सुने हैं, बेसिकली ये वर्ड्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। लॉ एक इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है। आप लोगों ने एनसीएलटी का नाम सुना होगा? जो लॉयर्स एनसीएलटी में काम करते हैं वो लोग बेसिकली नॉर्मल कोर्ट्स में काम नहीं करते। नॉर्मल कोर्ट्स में वो लॉयर्स नहीं जाते, क्योंकि एनसीएलटी का वर्क इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो आपको भी सीपीसी आईपीसी वगैरह से पढ़ाया जाता है। वहां की वर्किंग, वहां की स्ट्रैटेजी, वहां की प्रैक्टिस, वहां के रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट है। देन आप उसके बाद आ जाइए डीआरटी। डीआरटी के बारे में आपको पता है? ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आगे कोई बार बार आपको नहीं बताने आएगा। डीआरटी के बारे में आपको पता है? डीआरटी क्या होता है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, जहां पे आपके डेट होते हैं, स्पेशली लाइक बैंक लोन्स वगैरह जो रिकवर होते हैं, यहां पे कंप्लीट लॉ अलग लगता है। जो लॉयर्स डीआरटी में वर्क करते हैं वो एनसीएलटी में वर्क नहीं करते। रेरा ट्रिब्यूनल तो सुना होगा आप लोगों ने, तो ऐसे ही रेरा ट्रिब्यूनल है जो रियल एस्टेट पे रेरा ट्रिब्यूनल पे काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि कुछ लोग लोकल कोर्ट में भी काम करते हैं, रेरा में भी काम करते हैं सिमिलर, लेकिन उनकी वर्किंग कंप्लीटली डिफरेंट है। रेरा में रूल्स अलग लागू होते हैं। वहां पे आज आपका जो नए रिसेंटली लॉन्च हुआ है ड्राफ्ट न्याय संहिता वगैरह, ड्राफ्ट नागरिक सुरक्षा संहिता, एपीएनएस, एनएसएस, ये सब कुछ वहां पे नहीं चलता है। ट्रिब्यूनल्स प्रोसीजरल कोर्ट्स और एविडेंस एक्ट का मोहताज नहीं होता। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट एरियाज में जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, आप कंज्यूमर कमीशन में पहुंच जाएंगे, वहां का काम करने का पैटर्न अलग है। तहसील के लॉयर को जानता है कोई? तहसील में किसी ने काम किया है, देखा है किसी ने कैसा लॉयर काम करता है? और एक लॉयर वो भी होते हैं, आप लोगों ने कभी कोई प्रॉपर्टी परचेज की होगी, कोई एग्रीमेंट किया होगा, तो रजिस्ट्रेशन कराने गए होंगे तो वो
रजिस्टर करते हैं। सारे लॉयर सेपरेट हैं, बोलने के लिए आपके पास सिविल क्रिमिनल कॉर्पोरेट जो भी चीजें हैं, लेकिन सारे के सारे लॉयर सेपरेट हैं। अब बेसिकली इस सब आपको बताने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था जो आप लोगों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम, इसके फादर आप बाहर हैं, विदेश में हैं, आप प्लीज बाकी को सुन लेते। मार्केट में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एलएलबी करके बाहर निकलते हैं, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आप उस कंपटीशन को ब्रेक कैसे कर पाएंगे? आप में क्या यूनिक क्वालिटी है? कभी आपने फोकस किया है कि बाहर निकल के कुछ तो करना है, पैसा तो कमाना है, अल्टीमेट एम तो यही है। आप चाहे लीगल एडवाइजर बनेंगे, चाहे जॉब करेंगे, कोई काम करेंगे, तो आपको इतनी बात समझ लीजिए कि आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाएंगे और आपको एज सीनियर एडवोकेट की उपाधि तुरंत मिल जाएगी, या आपके पीछे पीछे कहीं चक्कर मारना शुरू कर देंगे, स्पेशली जब आप पहले ही फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। अगर आपके अंदर कुछ होगा करके आप दिखा पाएंगे तो आपसे कोई पूछने आएगा, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछने वाला है। कहीं भी अगर आप काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो भी आपके लिए कॉम्पिटिशन है। तो मैं आपको एक ही हिंट बता रहा हूं कि आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। मार्केट में अगर सबसे आगे निकलना है, आप एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी हायरिंग एक रियल एस्टेट की स्टार्टअप कंपनी में होती है। रियल एस्टेट की स्टार्टअप हो या कोई और स्टार्टअप हो, स्टार्टअप्स के अंदर में आप लोगों को पता होगा बड़ा इशू चलता रहता है, ना तो ज्यादा स्पेस है, ना ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, और इसी तरीके से अगर आपके लीगल लॉयर कंसल्टेंट वगैरह भी कोई है उनके पास में, तो वो अलग अलग फील्ड के लोग अलग नहीं बैठेंगे। अगर आप बड़े कंपनी में काम करते हैं या उनको हम एडवाइस करते हैं, तो उनके पास में पूरा का पूरा लीगल पैनल अंदर होता है। हर कंपनी के पास, हर बड़ी कंपनी के पास में आपके डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के लिए एक अलग लॉयर्स होंगे, क्लाइंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रेडी करने के लिए, मेल्स को वेट करने के लिए दूसरे लॉयर्स होंगे, लिटिगेशंस को रेडी करने के लिए तीसरे लॉयर होंगे, रिसर्च करने के लिए चौथे सेट ऑफ लॉयर्स होंगे, और जो पर्सन होंगे कि जो आपकी कंपनी के दर्द को एक्चुअल ट्रायल लॉयर को जाके इन्फॉर्म करेगा, उसके लिए दूसरे लॉयर। लेकिन एक स्टार्टअप कंपनी, कोई भी स्टार्टअप अगर आता है, वो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। और मार्केट में आपको पता होगा कि स्टार्टअप ज्यादा है कि बड़ी कंपनी ज्यादा है? स्टार्टअप ज्यादा है। तो मार्केट में आपको अगर बनना है तो आपको सबसे पहले स्टार्टअप से काम निकालना पड़ेगा। बड़ी कंपनीज आपके पास कब आएंगी? जब आपका मार्केट में नाम होगा, कोई आपको रिकॉग्नाइज करके बताएगा कि ये वो पर्सन है जो बहुत कुछ जानते हैं, तब आपको वो कंपनी अप्रोच करेगी, अदरवाइज आपको अपने रिसेप्शन में भी नहीं बिठाने वाली। तो आपको मार्केट में कंपटीशन कैसे ब्रेक करना है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक रियल एस्टेट कंपनी कैसे काम कर रही है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? छोटी रियल एस्टेट कंपनी के लिए लैंड परचेज करेगी, ठीक है? अब लैंड परचेज करेगी तो उसके सामने क्या इश्यूज है? क्या इश्यूज है उसके सामने? सबसे पहले वो चेक कराएगी कि जो लैंड परचेज करने जा रहे हैं और जो परचेजर उसको लैंड दे रहा है, जो सेलर है जो उसको लैंड सेल करने जा रहा है, उसका टाइटल सही है कि नहीं है, टाइटल क्लियर है कि नहीं है, ठीक है? तो टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाई जाती है। वो देखने के बाद कि जो पर्सन आपको प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है उसके पास प्रॉपर्टी सही तरीके से आई है या गलत तरीके से आई है, या उसके पास चेंज कंप्लीट नहीं है। और ये आप रिसर्च कैसे करेंगे? ये आप रजिस्ट्रार ऑफिसर्स में रिसर्च करते हैं, ये आप तहसील के रिकॉर्ड्स में रिसर्च करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेक करेंगे। उसके बाद में आता है कि मान लीजिए सही आप सेलर से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, बट क्या उसके ऊपर हो सकता है कोई एनकम्बरेंस हो, कोई लीन हो, कोई लोन